हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अपने बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर। उसके मॉडल पेपर पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 9 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। जिसको आप देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपका मॉडल नंबर 10। ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये आपके सामाजिक अध्ययन है, सब्जेक्ट आपका सेकंड पेपर, जो कि आप सेकंड के टीचर के लिए है। सेकंड टीचर के लिए मैंने फर्स्ट पेपर के लिए भी वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले मैं 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूँ कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। संगत बताना है आपको, और इनकी आयतित वस्तु दे रखी है और इनके क्षेत्र दे रखे हैं। आपको इन दोनों में से संगत बताना है, कौन सा संगत है। इसका मतलब हमें सही बताना। जो संगत बताइएगा, टीन ईरान अफगानिस्तान से आयतित होती है, ये बिल्कुल सही है हमारा। हाँ जी। सोना जो दक्षिण भारत अफगानिस्तान से, दोस्तों ये भी सही है। हाँ जी। तांबा है खेतड़ी बलूचिस्तान, तो ये हमारा तीनों ही सही हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाता है मित्रों, हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हाँ जी। जो भी साथी हमसे जुड़ा हुआ है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। व्यू ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप देख के क्लास निकल जाते हो, तो मेरे आपसे विनती है कि आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्वा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया। मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया। कौन सी नदी है जिसको ये संबोधित किया गया है? हाँ जी, वो हो जाएगी आपकी सरस्वती नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? सरस्वती नदी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा आपको एग्जाम से पहले। आपका समय खराब नहीं करेंगे अपन। जैन धर्म में सलेखना का अभिप्राय है। जैन धर्म में सलेखना का अभिप्राय पूछा गया आपसे, तो सलेखना का अभिप्राय क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी। जो सलेखना का जो अभिप्राय होता है मित्रों, वो होता है उपवास द्वारा प्राणों को क्या कर देना, हाँ जी, त्याग दे देना। जैन धर्म के अंदर ये परंपरा है, थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा। सलेखना पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित हो जाएगी, ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी। उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, ये हो जाती है सलेखना। हालांकि जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में यदि ऐसा कुछ करता है तो वो क्या है, कानून के विरुद्ध चला जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बताना है, कौन सा कथन सही नहीं बताना आपको। देखिएगा, हाँ ना, जो सही नहीं है वो पूछा गया यहाँ पे, तो वो कौन सा हो जाएगा। वह अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी रहा था, तो दोस्तों ये तो रहा था, है ना। वह बिंदुसार का पुत्र था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का पुत्र नहीं था, है ना। तो ये हमारा पहला हमें से सही नहीं पूछा गया, तो बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्ष चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया, ये भी सही है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रबाहु था। ये सारे एक क्वेश्चन में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से सारे तथ्य आपके शामिल कर लिए, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ जी। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है। तो जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको पूछा किस नाम से जाना जाता है मित्रों, वो दिनार हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? गुप्त वंश में जो है ना, जो सोने की जो मुद्राएं थी उनको अपन दिनार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारे साथी मिलकर एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। व्यू ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन चैनल को कोई क्या करता है, सब्सक्राइब नहीं करके जाता है। तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है ना, तो सब्सक्राइब तो कर ही ले, आप इतना तो कर सकते हैं। किस सूफी संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ। अब बताओ, इससे ज़्यादा बेटर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। हाँ जी। किस सूफी संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थी, तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे। हाँ जी, ये कहने वाले थे निजामुद्दीन औलिया साहब। अब ये भी आप जानते हो कब कहा था कब नहीं कहा था, इतना अपने समय नहीं है कि इसको मैं डिटेल से बताऊँ, है ना। अपना देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी कहाँ गए थे। तो मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी कहाँ गए थे पूछा है, दिल्ली, सिकंदरा, आगरा या फतेहपुर सीकरी। अब ये कहाँ जाते हैं मित्रों, ये जाते हैं आपके आगरा जाते हैं, आपको पता है ये भी, है ना। शिवाजी मिलने के लिए जाते हैं किससे, औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं, आगरा के अंदर जाते हैं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखेगा, आठवां क्वेश्चन है, सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण एवं मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता था। यह कथन किसका है। हाँ जी। देखिएगा, सम्राट जो स्वयं है ना, सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने दिमाग के अंदर और अपने हृदय के विचारों को पाषाण मतलब मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता था।
और यह कथन किसका है, ये कथन किसका हो जाएगा, हाँ जी ये कथन अबुल फजल का हो जाएगा मित्रों। इन्होंने अबुल फजल ने बहुत सारे इनसे संबंधित कथन पूछे जाते हैं, तो इनसे जो संबंधित कथन है सारे देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। हाँ जी, किसके शासनकाल में टोडरमल द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में आईने दहशाला प्रबंध को अपनाया गया था। दोस्तों आईने दहशाला पूछा गया है, तो इसको अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, हाँ जी किसके समय अपनाया गया था, हाँ जी अकबर के समय अपनाया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अकबर से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको भी। अब नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सिर्फ सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है सब। अब इस क्वेश्चन में सारे मुगल सम्राट औरंगजेब से अच्छे कथन दे रखे हैं सारे एग्जाम के। देखिए पहला कथन देखिए, औरंगजेब ने मुगल सत्ता उत्तराधिकार संघर्ष से प्राप्त की थी। दोस्तों बिल्कुल ये संघर्ष से प्राप्त करी थी, आपको ये पता है। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत बंद कर दिया था, बिल्कुल संगीत बंद कर दिया था, जितने संगीतज्ञ थे सबको इन्होंने बाहर निकाल दिया था, आपको पता है ना। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था, हाँ जी पुनः जजिया कर इन्होंने लगाया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन शामिल कर लिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है ना, तो वो आपका हो जाएगा डी नंबर, है ना। और ये सारे कथन क्या है, सत्य है ना, औरंगजेब से संबंधित है। अब 11वां क्वेश्चन देखेगा। अब मित्रों इससे अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके, है ना। तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1857 की क्रांति में की असफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या है। असफलता का प्रमुख कारण पूछ रहा है यहाँ पे, तो असफलता का प्रमुख कारण क्या रहा है, ये आप भी जानते हैं, पढ़ के छोटी क्लास में पढ़ाए जाते हैं ऐसे, है ना। ये संगठन का योग्य नेतृत्व का अभाव था दोस्तों, है ना। संगठन नहीं बन पाया था, कभी अलग अलग जगह अलग अलग समय में क्रांति शुरू हुई थी, इस वजह से संगठन नहीं बन पाया, दबाव नहीं बन पाया उन पे, है ना। योग्य नेतृत्व नहीं था, अच्छे व्यक्ति, योग्य नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था उनमें। हाँ जी 11वें क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर इसका सही कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक कौन है। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछे गए यहाँ पे आपसे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हम बड़ी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ए.ओ. हुम हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. हुम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों सारे, हाँ जी 7 अंत तक बने रहिएगा मेरे। 1920 में शुरू हुई असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो सही नहीं है पूछना, हमें गलत तथ्य मतलब इसकी पहचान करनी है, कौन सा गलत तथ्य है यहाँ पर। तो देखिएगा महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, बिल्कुल स्थगित करा था मित्रों इन्होंने। यह चोरी चोरा घटना के कारण स्थगित हुआ था, ये बिल्कुल ये बात भी सही है दोस्तों। ये चोरी चोरी घटना जो हुई थी ना, उसकी वजह से यह असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था, ये बिल्कुल सही कथन है। इस आंदोलन ने जनता के जेल के सदर में भय को दूर किया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है ना, तो ये आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ नहीं है। डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका, है ना। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन डाले मैंने सारे। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था। तो ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, तो ऑपरेशन का नाम मित्रों क्या हो जाएगा, हाँ जी ऑपरेशन 0 ओवर हो जाएगा, है ना, ऑपरेशन 0 ओवर। आपका 1 नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जी भारत के नेताओं को राज्य द्वारा हस्तांतरित किए जाने के प्रश्न पर बहस के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक राजनीति ने यह टिप्पणी की थी, अब तो सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी, वे आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीति की झगड़ों में खो जाएगा। यह ब्रिटिश राजनीति के कौन थे दोस्तों, है ना। फूट डालो राज करने वाली नीति थी उनकी, ये भी पता आपको, है ना। तो ये देखो ये ब्रिटिश राजनीति के कौन थे, तो ये जो कहने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके चर्चिल थे दोस्तों। कौन थे, चर्चिल, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा मित्रों। आप जरूर वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, हाँ जी। संगत बनाइएगा, यहाँ पे संगत बता रहा है आपको, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी की सहायता करने वाले देश वैसे में बताने आपको, है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रांस 1778 ये सही है बिल्कुल, स्पेन 1779 ये भी सही है, हॉलैंड 1780 दोस्तों। इसका मतलब ये सारे क्या है आपके संगत हो जाएंगे, है ना। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस की क्रांति के दौरान आंतक का राज्य रहा है, आंतक का राज्य रहा है कब से कब तक रहा है फ्रांस की क्रांति का, 1793, 94, 91, 92, 89, 90 या 1799 से 1800 तक। आंतक का राज्य किस समय रहा था ये पूछ रहा है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, तो 1793, 94 में रहा था मित्रों, है ना। 1793, 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। 18 नंबर क्वेश्चन देखेगा, मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस द्वारा किस देश के साथ की गई थी दोस्तों।
रूस के द्वारा किस देश के साथ की गई है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हो आंसर होने वाला है इसका, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, हाँ जी, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस का बास्तीय किस ध्रुव को कहा जाते हैं, बास्तीय, रूस का जो बास्तीय है किस ध्रुव को कहते हैं अपन, तो किस ध्रुव को कहते हैं मित्रों, हाँ जी, वो हो जाएगा आपका साल्सबर्ग दुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साल्सबर्ग दुर्ग हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, रूस का बास्तीय दुर्ग भी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है, कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है, कांकोरी कांड से कौन सा संबंधित नहीं है, तो भगत सिंह हो जाएगा दोस्तों। कांकोरी कांड से जो संबंधित नहीं है भगत सिंह है। अशफाक खां और राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी ये संबंधित हैं आपके, किससे संबंधित है, ये कांकोरी कांड से संबंधित हैं, ये तीनों है ना, ये तीनों आपके, तो ये तीनों हैं। और लेकिन भगत सिंह जो है ना वो कांकोरी कांड से संबंधित नहीं हो जाएगा आपका साहब, है ना। 21वां क्वेश्चन देखेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। और निम्नलिखित में कौन से कथन भारत की लेटेराइट मर्दा के बारे में सही है, लेटेराइट मर्दा के बारे में सही पूछ रहा है। लेटेराइट मर्दा है प्राय रंग में लाल होती है मित्रों, क्या लेटेराइट मर्दा जो लाल होती है क्या, हाँ जी बिल्कुल लाल होती है मेट्राइट, है ना लेटेराइट मर्दा। और लेटेराइट मर्दा में नाइट्रोजन तथा पोटास भरपूर होता है दोस्तों, ये तो गलत है ना, कोई नाइट्रोजन तथा पोटास भरपूर मात्रा में नहीं होता। यह राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पूर्णतः विकसित है। राजस्थान में लेटेराइट मृदा थोड़ी नहीं मिलेगी पूरी, है ना, तो ये भी गलत हो गया हमारा। इस मृदा में टेपियोका तथा काजू भली प्रकार पैदा होते हैं दोस्तों, ये बात सही है। लेटेराइट मृदा में ये टेपियोका तथा काजू क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। 1 और 4 ये आंसर सही हो जाएगा इसका, तो सी नंबर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। 21 का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आंसर राइट हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, हाँ जी, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, आपको सुमेल सही नहीं बताना है। हिमालय से पूछे गए हैं ये आपके प्रश्न, है ना, हिमालय से आपका पक्का एक प्रश्न आएगा, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो आपको सुमेल सही नहीं बताना है। देखिए पीर पंजाल लघु हिमालय, है ना, K2 काराकोरम दोस्तों, करवेज कश्मीर घाटी और पोटवार कुमाऊं हिमालय। ये जो पोटवार है ना ये कुमाऊं हिमालय से संबंधित नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, किसका सुमेल आपको सही नहीं है वो बताना है आपको, तो किसका सुमेल सही नहीं है, हाँ जी, तो देखिएगा अपन पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी, बेलाडीला, बेलाडीला मध्य प्रदेश, ये हो गया ना गलत हमारा, तो पहले ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया दोस्तों। बेलाडीला मध्य प्रदेश में क्या नहीं है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता दो बेलाडीला का खान कहाँ पे है, बता देना मुझे, है ना। हाँ, चिंकमंगलूर कर्नाटक के अंदर है दोस्तों, ये सही है। सिंहभूमि झारखंड के अंदर है, ये भी सही है। मयूरभंज अपना उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। बेलाडीला मुझे कमेंट में बस बताइएगा कहाँ पर है ये, बेलाडीला खाने कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में तो नहीं है, ठीक है। तो असम्मिलित पूछा गया तो हमने 1 नंबर ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कोपेन के जलवायु वर्ग के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको एक सही सुमेलित बताना, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है साहब। जो सही सुमेलित है ईटी साइबेरिया दोस्तों, ये तो हमारा क्या है, गलत है। DW उष्णकटिबंधीय ये भी नहीं है, और CS भूमध्य सागरीय दोस्तों ये सही है हमारा, है ना। किसके अनुसार है ये, कोपेन के अनुसार है ये, ठीक है ना, कोपेन के अनुसार है विश्व का जलवायु वर्गीकरण है, तो CS इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। CS भूमध्य सागरीय अंदर के चलती है, ठीक है, जलवायु ये, तो CS इसका राइट आंसर हो जाएगा। CN जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मत्स्य उद्योग के लिए सर्वाधिक उत्पादन सशक्तिया है, इसके अंतर्जल प्रभु है उथले महाद्वीपीय उपतट हो गए, गहरे समुद्री भागों में, खारे जल के लेगुनों में दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, हाँ जी, भारत में जो मत्स्य उद्योग के लिए सर्वाधिक उत्पादन सकता कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, गहरे समुद्री भागों में ये है ना, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, आगे बढ़ रहे अपन। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का अवसादी सेलों के साथ साहचर्य नहीं है, अवसादी सेलों के साथ साहचर्य नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हाँ जी, अब्रक हो जाएगा। अब्रक का क्या है, अवसादी सेलों के साथ में साहचर्य नहीं बनता है, तो सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाते हैं, ज्वालामुखी भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है किसे कहा जाता है, वोल्केनो, स्ट्रोम्बोली या विश्वेश या एटेना, तो किसे कहा जाता है, हाँ जी, ये स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ जी, द्रविडियन समूह की शिलाभूत अवशेष प्रायद्वीप में भी कहीं नहीं पाए जाते हैं, केवल MP में एक छोटे से प्रदेश के
अतिरिक्त पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उमरिया के पास रेवा में, पूर्वी मध्य प्रदेश में या मालवा में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी, ये उमरिया के पास रेवा है, वहाँ पे पाया जाता है ये, है ना। बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जो मोड़दार जो पर्वत है तो उसका निर्माण कैसे होता है? उसका जो निर्माण होता है देखिएगा, महाद्वीप टक्कर के मंडल के कारण होता है, महाद्वीपीय सागर टक्कर के कारण होता है, और चाप टक्कर के मंडल के कारण होता है ना। ये मतलब इसका मतलब हो गया आंसर हमारा जो हो जाएगा राइट, वो डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दाब प्रवणता बल तथा कोरिलियस बल के मध्य संतुलन, जिसमें दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या करते हैं देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दाब प्रवणता बल तथा कोरिलियस बल के मध्य संतुलन, जिसमें दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाँ जी, उनको कहते हैं आपका भूवर्त्य पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूवर्त्य पवनें कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर आप सही कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं पर 31 नंबर क्वेश्चन देखेगा, प्रशांत प्लेट की गति का प्राथमिक कारण क्या है? प्रशांत प्लेट की गति का प्राथमिक कारण क्या हो जाएगा? हाँ जी, प्राथमिक जो कारण हो जाएगा आपका कौन सा हो जाता है? शिलाखंड खिंचाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? शिलाखंड खिंचाव हो जाएगा। तो इसका 31 का जो आंसर रहेगा हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। टिस्को को किस नदी के से पानी उपलब्ध होता है? दोस्तों जो टिस्को है अपना इस्पात लोहा इस्पात उद्योग है, टिस्को को किस नदी से पानी जो उपलब्ध होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी हो जाएगी आपकी, है ना। टिस्को को किस नदी से प्राप्त होता है? जल। दामोदर नदी से जल प्राप्त होता है। किस बड़ी नदी की ओर बहने वाली छोटी छोटी नदियों कहते हैं? किसी नदी की, किसी जो बड़ी नदी है उसकी ओर से बहने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ उसको क्या कहते हैं? भरक नदिकाएं, अवनालिकाएं या सहायक नदियाँ कहते हैं? बताइएगा। हाँ जी, इतना अच्छा क्वेश्चन है, उसको सहायक नदियाँ कहते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले ने सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई है? दोस्तों किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है? बाड़मेर, अजमेर, चूरू या भीलवाड़ा? क्या आंसर रहेगा आपके अनुसार? आपके अनुसार जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा बाड़मेर में। दोस्तों बाड़मेर में उद्योग धंधे विकसित ज़्यादा हुए हैं, इसकी वजह से वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाँ जी, 35 नंबर क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की जलवायु की निम्नलिखित विशेषता में से, जो निम्नलिखित विशेषता हैं उनमें से क्या है? शुष्क। 35 नंबर क्वेश्चन देखेगा, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है, ये भी है उसकी विशेषता। अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। वर्षा का असमान वितरण है, ये भी सही है, कहीं ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहीं कम वर्षा हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। सारे कथन ये इसकी क्या है? विशेषता प्रकट करते हैं। तो डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। BWHW जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जो BW है, 2 W है, तो अपना जो राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र आता है वो आएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा, अभी तो आपको आंसर का पता लग गया होगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आ जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, है ना। पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा 2 W, है ना। तो 36 का जो आंसर है वो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? अरावली पर्वत के पूछे गए यहाँ पे, है ना। पूरे भारत के नहीं पूछ रहे आपसे, अरावली पर्वत के बताने हैं। तो अरावली पर्वत कौन से हो जाएंगे? हाँ जी, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा देसूरी। ये देसूरी और हाथीनाल है ना, ये अरावली पर्वतमाला के। ये रोहतांग, जेलपला, नाथुदल्ला, ये सिपकला है ना, ये तो हिमालय के दर्रे हैं, तो ये नहीं है हमारे, है ना। 37 का जो आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए पूछा जा रहा है। कपास की खेती के लिए हर वक्त एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? तो मध्यम जो काली मिट्टी होती है ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। वो कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है ये। तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आज इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो अध्यापक मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो भी तैयारी करें सेकंड के टीचर की, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित हैं? हड़ौती के पठार में पूछा गया कौन से जिले सम्मिलित हैं? हाँ जी, हड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, है ना। ये तो हड़ौती, सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बता ही देंगे। हरित लेखांकन का सूचक क्या है? हरित लेखांकन का सूचक पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो हरित लेखांकन का सूचक क्या हो जाएगा? हाँ जी, हरित विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी सही है। पर्यावरण बोझ कम करने वाली हरी स्याही, ये भी सही है हमारा। सामाजिक योगदान हरी स्याही, तो इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
42 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से कब किया गया था? नीति आयोग पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का जो किस संकल्प के अंदर किया गया था? हाँ जी, 1 जनवरी 2005 है ना। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया है ना। अब योजना आयोग हो गया, पहले नीति आयोग था। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 42 का 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जो सही कथन है वो बताना है, सही नहीं है, सॉरी है ना, सही, अच्छा सही पूछा है तो सही कथन बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? मैं बार बार सही नहीं बोल रहा हूँ, आपको सही कथन बताना है ना। तो सही कथन हमारा जो है पूर्ति का नियम गुणात्मक कथन है और पूर्ति की लोच परिणात्मक कथन है। तो 1 नंबर है जो हमारा कथन सही हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है तो 1 नंबर जो कथन है हमारा सही हो जाएगा। 42 का आप आंसर कर लीजिएगा, कौन सा? 1 नंबर कर लीजिएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि किसी वस्तु की मांग में अधिक कमी हो तथा पूर्ति में कमी हो, तो मांग में अधिक कमी तथा पूर्ति में कम कमी हो तो क्या होगा? तो मित्रों क्या होगा? हाँ जी, तो मूल्य तथा मात्रा दोनों घट जाएंगे। क्या होगा? मूल्य तथा मात्रा दोनों घट जाएंगे यहाँ पे, है ना। मात्रा में क्या है? मांग में क्या है? अधिक कमी हो रही है और पूर्ति में कम कमी हो रही है, तो मूल्य तथा मात्रा दोनों घट जाएंगे, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? जो मुख्य कार्य हो जाएगा आयात निर्यात के लिए धन की व्यवस्था। आयात निर्यात के लिए क्या है? धन की व्यवस्था। 45 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता का साम्य किस बिंदु पर निर्धारित होता है? उपभोक्ता का जो साम्य है किस बिंदु पर निर्धारित होता है? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस बिंदु पर बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। जिस बिंदु पर बजट जो रेखा होती है वो तटस्थ वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है। 45 नंबर क्वेश्चन। अब हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है जिसका उपयोग मध्य वर्गीय लोगों के द्वारा किया जाता है, उसकी मांग स्थिर रहेगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी या बहुत अधिक कम हो जाएगी? उपरोक्त में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा उपरोक्त में से? हाँ जी, बहुत अधिक कम हो जाएगी दोस्तों। क्या होगी? यदि ऐसी वस्तु में मूल्य में वृद्धि हो जाती है जिसका उपयोग मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा किया जाता है, उसकी मांग क्या होगी? बहुत अधिक कम हो जाएगी, है ना। पूर्ति वक्र कैसा होता है मित्रों? जो पूर्ति वक्र होता है ना वो कैसा होता है? दाएं को ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक है। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कथन 1 है, कथन 2 दे रखे हैं आपके सामने। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, कथन को पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी, सामान्य वितरण वक्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। ये सामान्य वितरण वक्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के ताना मापों की तुलना आसानी से की जा सकती है। दोस्तों कथन 1 तो सही है हमारा। केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाले रेखाचित्र घंटाकर वक्र कहलाता है। दोस्तों ये भी सही है। तो कथन 1 और दोनों सही है, ठीक है सब। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत किन वस्तुओं पर सबसे अधिक होती है? उपभोक्ता की पूछी गई है किन वस्तुओं पर सबसे ज्यादा बचत होगी? हाँ जी, आवश्यकता की वस्तु होती है उन पर ज्यादा सबसे ज्यादा बचत होती है उनकी, है ना। तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रोफेसर है रॉबिन्स अर्थशास्त्र को मानते हैं। अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं वो? हाँ जी, अर्थशास्त्र को वो वास्तविक विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं मित्रों? वास्तविक विज्ञान मानते हैं। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता की संप्रभुता किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो किस अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगी ये? हाँ जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगी। 50 अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य निर्यात व दृश्य आयात में अंतर को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मित्रों किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? वो है आपका व्यापार संतुलन के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का मुख्य यंत्र है। तो अध्ययन का मुख्य यंत्र पूछा जा रहा है आपसे, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय विश्लेषण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय विश्लेषण हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास लक्ष्य SDG में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर वो किस स्तर पर लाना निर्धारित किया गया है? तो किस स्तर पर लाना निर्धारित किया गया है? कम से कम 12 तक लाना निर्धारित किया गया। कितने किया है? कम से कम 12 तक लाना निर्धारित किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर का। हाँ जी, आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा।
अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन है आपका, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिएगा और नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिएगा। दोस्तों हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। क्या होने वाला है, हाँ जी, बहुलक अधिकतम आवर्ती वाला माना गया है, तो ये सही है, तो है ना, हमें सही सही छांटना है दोस्तों। सही सही हो जाएगा हमारा एक, हाँ जी, दो हो जाएगा। माध्यम का चरम वस्तुओं से प्रभावित नहीं होती है, दो हो गया। और अंकगणित माध्य जो सभी प्रश्नों पर आधारित नहीं है, ये है ना, वो तो प्रश्नों पर आधारित होती है, ये गलत हो गया हमारा, है ना। बहुलों की गणना मात्र निरीक्षणों द्वारा की जाती है, निरीक्षण द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये 1 2 4 सही हो रहा है। मध्य कड़ाई से प्रभाषित नहीं है, मध्य कड़ाई से प्रभाषित नहीं है दोस्तों, तो मध्य कड़ाई से प्रभाषित होता है, हाँ जी। प्रथम दशमांश प्रथम चतुर्थक से बड़ा होता है, ये भी गलत हो गया हमारा। तो 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है हमारा। कैंसर कौन सा आंसर हो जाएगा, हाँ जी, बी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस मद को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय से हमें क्या करना है, निजी आय प्राप्त करनी है, तो किस मद को घटाया जाएगा, हाँ जी, निगम लाभ पर घटाया जाता है दोस्तों। निगम जो लाभ कर होता है वहां से इसको घटाया जाता है, हाँ जी। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है, हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट है। आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, हाँ जी, राजकोषीय जो घाटा होता है सरकारी व्यय माइनस कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। दोस्तों डी नंबर इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। केंद्र सरकार का कर नहीं पूछ रहा आपसे, है ना, तो 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार का जो कर नहीं होता तो वो होता है भूमि राजस्व, है ना। आयकर, सीमा शुल्क, ये उत्पाद शुल्क, ये केंद्रीय सरकार के कर होते हैं, और भूमि जो राजस्व होता है ये केंद्र सरकार के अंदर नहीं आता है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, एक सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो सूची 1 देखेगा, सूची 1 में क्या दे रखे हैं, विद्वान दे रखे हैं, इनका सार दे रखा है ना। तो बेंटले हैं, तो बेंटले को अपन मानेंगे प्रक्रिया, 3 नंबर हो जाएगा इसका। मेरियम क्या हो जाएगा, मेरियम क्या हो जाएगा, अनुशासनात्मक हो जाएगा। और कैटलिन जो है, कैटलिन का संबंध हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति हो जाएगा इसका संबंध। और लावेल का हो जाएगा आपका संस्थाओं की अपेक्षा कार्यों का अध्ययन करना। तो इसका मतलब 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे ये दे रखे हैं, तो इसके अंदर 3 1 4 2 था हमारा, 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित कथनों पर राजनीतिक सिद्धांत के विषय में सही है। सही पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो सही जो है यह राजनीतिक संकल्पनाओं को समझाने में सहायक है, तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेगा, पहले सूची 1 और सूची 2 रखी है, इनको मिलान करना है 62 नंबर के अंदर। तो 62 में क्या मिलान होगा, देखो पहले संपूर्णता का सिद्धांत समाप्य हो गया। यह देने वाले व्यक्ति कौन थे, विचारक एडी लिंडसे थे दोस्तों। 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ जी, 1 का अपन 4 से मिलान कर लेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 4 हो जाएगा, हाँ जी। संपूर्णता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग जाए तो राजनीति विचार के लिए अंतिम रूप से लाभदायक है। ये है आपका H.J. लास्की दोस्तों, 1 हो जाएगा इसका, हाँ जी। 4 1 हो गया हमारा। ऐसे संपूर्ण संति विषय वस्तु के पुंज गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये सामने जैसे लिखा हुआ इसका सर हेनरी मैन हो जाएगा। और अंतिम वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 नंबर, है ना। तो इसका मतलब हमारा 4 1 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसके द्वारा शासक की शक्ति की वैधता प्रदत्त नहीं होती है। शासक की शक्ति की वैधता प्राप्त नहीं होती है, तो किससे नहीं होती है, हाँ जी, धन से नहीं होती है, धन से, है ना। सी नंबर है आपका राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित अनुसूचियों में एक का संबंध संघ व राज्यों के बीच कार्यों की बांट से है। कौन सी अनुसूची के अंदर है ये, चौथी, छठी, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। इसमें क्या पूछा गया है, राज्य व संघ के संबंध पूछे गए हैं। राज्य व संघ के संबंध कौन से में हो जाएंगे, हाँ जी, 7वीं अनुसूची में हो जाएंगे मित्र। कौन सी में हो जाएंगे, 7वीं अनुसूची में हो जाएंगे, हाँ जी। प्रश्नकाल का अर्थ क्या होता है, प्रश्नकाल का अर्थ होता है कि दोनों सदनों में बैठक का पहला घंटा, है ना। पहले घंटे में प्रश्नकाल का समय होता है।
भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश, जिसे रिट कहते हैं, जारी करने का अधिकार निहित है। केवल किसके अंदर है ये रिट जारी करने का अधिकार? हाँ जी, किसके अंदर होता है मित्रों? ये होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के पास ये अधिकार होते हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय को, दोनों को। हाँ जी, निम्नलिखित विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में संघीय व्यवस्था को स्वीकारा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की संघीय व्यवस्था को स्वीकारा है। कौन से विवाद में सब स्वीकारा है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो वो विवाद था SR मुंबई विवाद। ठीक है, SR मुंबई विवाद था। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 67 का आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन 68। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं ले सकता? भाग नहीं पूछा गया, कौन भाग नहीं लेता है? हाँ जी, जो भाग नहीं लेता है वो आपको देखो, भाग पहले कौन कौन से लेते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ जी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो भाग नहीं लेते हैं। हाँ जी, परिषदों के कभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आपका 68 का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है मित्रों ये। 69 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए किस विधेयक को आरक्षित रखे? कौन से अनुच्छेद के अंदर ये करता है वो? हाँ जी, वो करता है अनुच्छेद 200 के अंदर क्या करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए किसी विधेयक को। आगे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम निम्न समिति की से प्रारंभ की गई थी। तो कौन सी समिति से प्रारंभ करी गई थी ये पंचायती राज? हाँ जी, बलवंत राय मेहता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता। सभी का आंसर सही आ रहा है मित्रों। तो डी नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, निम्नलिखित तो भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय क्या है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछा गया आपसे, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पहले, है ना, कलकत्ता उच्च न्यायालय। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। हालांकि सबसे पहले कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों खुले थे। आपको सबसे पहले बताना है तो इनमें से समय तीनों का एक ही है, लेकिन सबसे पहले पूछा जाए तो कलकत्ता बताना आपको। भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग हेतु नाथुल्ला दर्रा किस वर्ष खोला गया था? भारत और चीन के मध्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है, व्यापारिक मार्ग है नाथुल्ला दर्रा। तो ये कौन से सन में खोला गया था? हाँ जी, ये आपका सन हो जाएगा, ठीक है, 2006 के अंदर ये खोला गया था। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 के अंदर, तो 90,000 सैनिक हमने क्या कर लिए थे उनके, हाँ जी, बंदी बना लिए थे। उसके बाद में शिमला समझौता होता है, हाँ जी, 73 का, तो 1972 के अंदर होता है। बिल्कुल सही आंसर है सभी का दोस्तों का। हाँ जी, 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी, कब तक कितनी हो चुकी है राष्ट्रीय आपात की अब तक घोषणा? तो कितनी बार हो चुकी है मित्रों? ये हो रखी है अभी तक 3 बार हो चुकी है, ठीक है ना, 3 बार हो चुकी है। पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? तो पंचशील जो सिद्धांत था मित्रों वो भारत और चीन के मध्य हुआ था। भारत का पीएम था नेहरू और उधर से कौन थे? चौहान लाई थे। तो बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पूछा गया आपसे, तो कब करा था? ये किया था 1956 के अंदर। कब किया था मित्रों? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंदर लाया गया था। वृद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु अधिनियम कब पारित हुआ था? वृद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु अधिनियम पूछा गया, कब लाया गया था? हाँ जी, ये लाया गया था आपका दिसंबर 2007 के अंदर लाया गया था। कब लाया गया था? दिसंबर 2007 के अंदर लाया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शतमक एक श्रृंखला को कितने भागों में विभाजित करते हैं? शतमक एक श्रृंखला को कितने भागों में विभाजित करते हैं मित्रों? हाँ जी, कितने भागों में विभाजित करते हैं? ये करते हैं 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में करते हैं? 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समूह की परिभाषा में एक दूसरे को प्रभावित करने के तत्व पर जोर दिया। समूह की परिभाषा में एक दूसरे को प्रभावित करने पर जोर दिया था, किसने जोर दिया था ये? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका आगबर्न एवं निम्कोक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसने जाति व्यवस्था में स्तरीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया था? तो वेबर प्रारूप का प्रयोग किया था, किसने करा था ये वेबर प्रारूप का प्रयोग? ये किया था आपके आंद्रे बेत्ते ने किया था। दोस्तों किसने किया था? आंद्रे बेत्ते ने किया था। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भूमिका विकलांगता की अवधारणा का सबसे पहले प्रतिपादन किसने करा था? हाँ जी, HD क्रिक ने। HD क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त
परिस्थिति का आधार नहीं है। मित्रों यदि आपको ये अच्छे लग रहा है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो सारे मित्र वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, प्रदत्त परिस्थिति का आधार कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, तो कौन नहीं हो जाएगा आपका? हाँ जी, धन नहीं हो जाएगा मित्रों। कौन सा नहीं हो जाएगा? धन नहीं हो जाएगा। जनजातियों को टोटमी संरचना, जनजातियों को टोटमी संरचना निम्न में किसका अधिक महत्व है? अपने क्या कर रहे हैं इस क्लास में सिर्फ 83 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बाकी जो हमारे बच्चे के क्वेश्चन है तो वो क्या करेंगे अगले क्लास में अपन उसको 70 क्वेश्चन बच गए हैं वो अपन अगले क्लास में कर लेंगे। ये क्लास लंबी हो जाती है मित्रों, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को अपन क्या करें, इस पार्ट को 2 भागों में बांटने का मेरा लक्ष्य एक ही है। सभी दोस्तों का रिक्वेस्ट भी थी एक क्लास में कंप्लीट करवा दे, तो 1 घंटे क्लास होती है दोस्तों, देखता कोई है नहीं है ना, तो आपको क्या करें 2 क्लास अलग अलग मिलेगी ना, तो आप क्वेश्चन को देख पाएंगे अच्छे से। जनजाति टोंटी में संरचना क्या निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है? तो किसका अधिक महत्व हो जाएगा? हाँ जी, वो हो जाएगा पशु और पौधे का। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का देखने के लिए।